हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1984 में रिलीज हुई स्लैश मूवी द म्यूटिलेटर का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं बडी कूपर और को डायरेक्टर हैं जॉन एस डगलस। इसका ओरिजिनल नाम था फॉल ब्रेक। फ्राइडे द 13th के उपलक्ष्य में एक सिमिलर मूवी पेश करने की कोशिश की है मैंने, तो उसी की तरह इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही इसके सीक्वल की जानकारी भी दूंगा। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम पैमला नाम की लेडी को देखते हैं जिसके हस्बैंड बिग एड का आज जन्मदिन है। तो उसके घर आने से पहले पैमला उसके लिए केक बना रही थी और उनका बेटा एड जूनियर चोरी छुपे साथ वाले रूम में अपने डैड की सारी हंटिंग राइफल्स को साफ कर रहा था उन्हें खुश करने के लिए। लेकिन एक ही पल में ये खुश करने की कोशिश मातम में बदल गई। गलती से एड ने गोली चला दी जो सीधा उसकी माँ को जाकर लगी और वो बेचारी मौके पर ही मारी गई। एड को तो पता ही नहीं था कि गन में गोली भी है। फिर जब बिग एड शिकार करके वापस लौटा तो पैमला की लाश देखकर वो भी सदमे में चला गया। पूरा मामला वो समझ चुका था, इसलिए बिना कुछ सोचे उसने एड को जोरदार थप्पड़ दे मारा और इरादे उसके और भी ज्यादा सीरियस थे। एड को जान से मारने के लिए उसने गन भी उठा ली थी। वो तो एड टाइम रहते वहां से भाग निकला, जबकि गलती तो इसकी खुद की है। घर में लोडेड गन इसने क्यों रखी हुई थी, वो भी सामने ही। एड के भागते ही वो पैमला की लाश को खींचकर अंदर ले आया और जो नोट एड ने उसके लिए बनाया था वो उसने पैमला की लाश के ऊपर चिपका दिया। यानी कि इस घटना से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं कई साल आगे। एड जूनियर अब जवान हो चुका है और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ प्लान कर रहा है कि फॉल ब्रेक में हमें कहां पर घूमने जाना चाहिए। तभी उसका डैड उसके पास फोन करता है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था क्योंकि आज तक उसके डैड ने उसका हाल तक नहीं पूछा और आज अचानक से फोन कर दिया। फोन पर वो बोला कि बीच साइड पे जो हमारा घर है उसे जाकर लॉक कर दो। वो घर एक क्लब हाउस की तरह है जहाँ पे एड का डैड अपने शिकारी दोस्तों के साथ टाइम बिताता है, पर अब क्योंकि सर्दियां आ चुकी है इसलिए उसे बंद करना पड़ेगा। और बंद करना यानी कि पानी बिजली ऑफ करना वगैरह वगैरह। एड का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना लिया क्योंकि अगर बीच साइड पे अपना घर है तो फॉल ब्रेक में कहीं और क्यों जाना। अगले दिन वो सब कार में बैठकर निकल गए। दोस्तों में है एड की गर्लफ्रेंड पैम, रैल्फ की गर्लफ्रेंड सू, माइक और माइक की गर्लफ्रेंड फ्रांसिस। रास्ते में गैस स्टेशन पर रुके और वहां से बियर लेकर सीधा घर पहुंचे, जो कि छोटे से आइलैंड पर था, यानी आबादी से कोसों दूर। लेकिन घर पहुंचते ही उन्हें भारी झटका लगा क्योंकि घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। ऊपर रहने का इंतजाम है और नीचे गैरेज है। पैम सुझाव देती है कि हमें पुलिस को बता देना चाहिए कोई घर में घुसा था, लेकिन एड उतना सीरियस नहीं था। उसका कहना था कि यहाँ पर आसपास पुलिस है ही नहीं, बस एक आधा पुलिस वाला बीच पर पेट्रोलिंग करता है, उसके अलावा पुलिस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। और सबसे मेन बात है कि कुछ चोरी नहीं हुआ तो पुलिस में क्या ही रिपोर्ट करना, बस एंजॉय करो। वो पूरा घर हंटिंग ट्रॉफी से भरा हुआ था जिन्हें देखकर वो सब इम्प्रेस हो चुके थे। बिग एड को अपने शिकार दीवार पे सजाने का शौक है। ट्रॉफीज के अलावा घर में एक जख्मी आदमी की फोटो भी थी जो बिग एड की स्की बोर्ड के नीचे आ गया था, और ये आदमी है इस फिल्म को बनाने वाले बडी कूपर। कैमियो करना था कैसे भी। सू ने एक हिरन के ऊपर स्वैग के छींटे मारे, फिर वहां रखा फिशिंग गैफ देखने लगी, बड़ी मछली पकड़ने का कांटा। वो सब आराम से घर में सेटल हो रहे थे क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि बिग एड नीचे गैराज में लेटा हुआ है। अब आप सोचोगे कि जब ये खुद यहाँ पर मौजूद है तो इसने फोन करके एड को क्यों बुलाया। वही काम करने के लिए जो ये सालों से करना चाहता था, बल्कि उसी दिन करने वाला था जब पैमला की मौत हुई थी, अपने बेटे का कत्ल। आज ये काम भी निपटाई देगा। एड नोटिस करता है कि घर में से एक चीज गायब है, उसके डैड की बैटल एक्स। उसे लगा कि शायद चोर ले गया, जबकि उसका डैड उसे अपने साथ लेकर सो रहा है और सपने में वो एड को मारने के अलग अलग तरीके देख रहा है। वो भी बच्चे एड को गला घोट के मारूं, गोली मारूं या गला काट के मारूं। सपने में वही सपना देख रहा है जो पूरा करना रह गया। इसी बीच माइक और फ्रांसिस दोनों नीचे गैरेज में पहुंच गए। वो ऐसे ही सारा सामान छेड़ रहे थे जिसके चलते बिग एड भी एकदम चौकन्ना होकर बैठ चुका था। वो एक दरवाजे के पीछे था जिसे फ्रांसिस खोलने वाली थी और दरवाजा खुलते बिग एड उसे खोल देता। वो तो सही टाइम पर उन दोनों को ऊपर बुला लिया, वरना खेल खत्म था। फिर भी ज्यादा देर तक वो बचे नहीं रह पाए क्योंकि उन्हें बेचैनी को ज्यादा हो रही थी। और स्लैशर्स के रूल तो आप जानते ही हो, हॉर्नी मरे बार बार, वर्जिन मरे ना एक बार, यानी पैम तो बच ही जाएगी। माइक और फ्रांसिस इस बार पूल में पहुंच गए। दोनों पानी के अंदर लुका छुपी खेल रहे थे। माइक डाइव मारता तो फ्रांसिस ऊपर आ जाती और फ्रांसिस नीचे जाती तो माइक ऊपर आ जाता। पूरा फन चल रहा
रहा था जब तक बिग एड वहां पर नहीं पहुंच गया। शिकारी वाली चाल चलते हुए वो पानी में उतर गया और किसी शार्क की तरह एकदम साइलेंटली उसने फ्रांसिस का मुंह दबोचकर उसे पानी के अंदर डुबाकर मार डाला। माइक को भनक तक नहीं लगी और वो फ्रांसिस की लाश को निकाल कर वहां से चलता बना। माइक अब भी गेम ही खेल रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए बिग एड उसके कपड़े भी साथ ले गया और फिर शिकारी वाली गेम खेलते हुए उसने कपड़े कुछ इस तरह बिखेरे कि उन्हें कलेक्ट करते करते माइक खुद उसके पास जा पहुंचा, जहां पर उसने एक बोट मोटर से माइक को चीर डाला। इफेक्ट्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं पर यूट्यूब नहीं मानेगा। इतना तो हमें पता चल गया कि बिग एड अब इंसानों का शिकार करके उनकी ट्रॉफी कलेक्ट कर रहा है और उन्हें दीवार पर सजा भी रहा है। उधर बाकी चारों भी बीच पर घूम रहे थे कि तभी एक पुलिस वाला उनके पास आ गया, तो उन्होंने पुलिस वाले को बता दिया कि हम उस घर में रह रहे हैं और जब हम आए थे तो दरवाजा खुला हुआ था। बस इतना बोलकर वो सब तो अपने में मस्त हो गए और पुलिस वाला चेकिंग करने घर पहुंच गया। उसने रेडियो के थ्रू अपनी लोकेशन भी आगे रिपोर्ट कर दी और जैसे ही वो गैरेज तक पहुंचा, बिग एड नुकीला वार करके उसे घुटनों पर ले आया, फिर अपनी बैटल एक्स से क्लीन कट लगाकर उसका सर उड़ा दिया और इसके बाद उसकी बॉडी में लाइट लगाकर उसे भी ट्रॉफी कलेक्शन में ऐड कर लिया। कुछ देर बाद वो चारों भी वापस घर लौट आए और थोड़ी गेम्स वगैरह खेलने के बाद सोने चले गए। लेकिन माइक और फ्रांसिस का भी पता करना था, इसलिए रैल्फ अकेला बाहर गया और बाहर उसका वेट कर रहा था शिकारी। उसके मस्ती मजाक से तंग आकर बिग एड ने एक पिचफोर्क उसकी गर्दन के आर पार करके उसे दरवाजे पर फिक्स कर दिया। जब काफी देर तक रैल्फ भी नहीं लौटा तो उसे ढूंढने सू नीचे आई और तब तक पैम भी समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से एड को उठाया और बिना कोई बकवास सुने सीधी सी बात बोल दी कि हम अभी के अभी यहाँ से निकलेंगे, कुछ भी चेक नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं ढूंढेंगे, सीधा पुलिस के पास जाएंगे, फिर पुलिस खुद आकर चेक कर लेगी। इतना समझदार स्लैशर में कोई कैसे हो सकता है। बस यही समझदारी सू को रास नहीं आई। उसने वही बचकानी बात कर दी कि एक आखिरी बार रैल्फ को ढूंढ लेते हैं और उससे भी ज्यादा बचकानी बात की एड ने अलग होने की। पैम ने फिर से समझदारी दिखाते हुए मना कर दिया, लेकिन सू नहीं मानी। वो अलग हो गई, जिस वजह से उसे सच में अलग होना पड़ा। घर में आते ही जो फिशिंग गैप उसने चेक किया था, बिग एड ने उसी गैप से उसे चेक कर दिया और आखिर में उसकी भी गर्दन अलग कर दी। जब तक एड और पैम घूम फिर कर वापस आए तब तक सू सैड हो चुकी थी। ये मूवी का वो टाइम है जब सारे दोस्तों की लाशें रिवील होंगी। लाशें देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन सामने तो शिकारी खड़ा था। तब पैम को स्टोर रूम में बंद करके एड ने अकेले अपने बाप का सामना किया, जिसमें वो पूरी तरह फेल हो गया। बिग एड उसे भी खत्म करने वाला था, वो तो पैम बीच में आ गई। पैम समझदार है, लेकिन बिग एड भी पूरा चालाक है। पहले उसे पैम को निपटाना था, इसलिए उसने एड की टांग को चीर दिया ताकि वो कोई हरकत न कर पाए। लेकिन इतने में पैम के हाथ एक चाकू लग गया, जिससे उसने बिग एड को स्टैब कर डाला। अब दोनों कार में बैठकर वहां से निकल रहे थे और उधर से एक पुलिस वाला भी आ चुका था। लेकिन स्क्रीम के अंदर जो रूल्स बताए गए हैं वो 80s के स्लैशर्स को देखकर ही बनाए गए हैं। किलर एक बार दोबारा आएगा और हुआ भी ऐसा ही। बिग एड कार के ऊपर चढ़ चुका था। कार की छत चीरकर उसने एड का गला दबोच लिया, तो बदले में पैम ने उसका हाथ जला डाला। फिर पूरी स्पीड से कार को बैक करके उसे दीवार में ठोक दिया, जिससे उसके 2 टुकड़े हो गए। पुलिस ऑफिसर उसके पास पहुंचा और यहाँ पर आता है इस मूवी का सबसे अनएक्सपेक्टेड और सबसे बैड सीन। मरते मरते भी बिग एड ने अपनी बैटल एक्स चलाकर पुलिस वाले की टांग काट कर फेंक दी। पुलिस वाला तड़पता रह गया और बिग एड अपनी सन की हंसी हंसते हंसते मर गया। आखिर में हम एड और पैम को हॉस्पिटल में देख पाए और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। 80s की स्लैशर्स में बस यही एक बात है कि इनमें कोई खास प्लॉट नहीं होता, बस कैंपी सी फील होती है और एक से बढ़ के एक किल होती है। इसमें भी कुछ ऐसा ही था, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव किल्स थी। फ्राइडे द 13 तो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज बन गई, जबकि अगर इसे देखो तो इसके इफेक्ट्स भी कोई कम नहीं थे, पर इसका सीक्वल तक नहीं बना था अब तक। स्लॉटर हाउस की तरह इसका भी सीक्वल अब जाकर बन चुका है। दिसंबर 2021 में अनाउंस हुआ था और जून 2022 में शूट भी हो गया था। म्यूटिलेटर 2 बडी कूपर ने ही बनाया है और प्रीमियर भी हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रिलीज नहीं हुआ, पर जल्दी हो जाएगा और आप तक पहुंच भी जाएगा। फिलहाल बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $1 मिलियन और कमाई ये ठीक से नहीं कर पाई इसकी रिलीज की वजह से। इसके 2 वर्जन थिएटर में रिलीज हुए थे। पहला अनरेटेड, जो बिना सेंसर बोर्ड से पास कराए रिलीज किया था, क्योंकि सेंसर बोर्ड X रेटिंग दे रहा था और R रेटिंग के लिए कई सारे सीन्स ट्रिम करने पड़ते, जो बाद में किए भी गए और इसका R रेटेड वर्जन रिलीज किया गया।
पहले ये रिलीज हुई थी फॉल ब्रेक के नाम से और बाद में इसका नाम कर दिया थी म्यूटिलेटर, लेकिन डैमेज तब तक हो चुका था। सारे हथकंडे अपनाकर भी ये कोई खास पैसा नहीं कमा पाई। ये बड़ी कूपर की डेब्यू फिल्म थी। वैसे वो एक वकील थे पर उन्हें हमेशा से एक फिल्म बनानी थी और क्योंकि 80s में हॉरर का बोलबाला था, स्पेशली स्लैशर्स का, इसलिए ये मूवी बनाई। शौकिया तौर पर यह मूवी बनाई गई और इसे बनाने में काफी मजा भी आया, लेकिन जब रिलीज हुई तो पैसों का नुकसान हुआ, इसलिए सीक्वल का प्लान ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन अब बन चुका है। फिल्म की कास्ट और क्रू पास के एक मोटल में रुके थे जो बड़ी कूपर की फैमिली का ही था। फिल्म का ज्यादातर क्रू आज भी उसी मोटल में काम करता है। फिल्म के एक्टर्स की आपस में गहरी दोस्ती हो गई थी। जिनकी शूटिंग खत्म हो चुकी थी वो भी डेली सेट पर आते थे बाकी दोस्तों को चीयर अप करने, सिवाय माइक के। फ्रांसिस का जो डेथ सीन था वो और ज्यादा ब्रूटल होने वाला था। पानी के अंदर से एक स्पेयर गन उसे चीर देती, लेकिन पानी में वो प्रैक्टिकल इफेक्ट ठीक से काम नहीं कर पाया, इसलिए सिंपल सी मौत दे दी। ये मौत ऑन द स्पॉट सोची गई थी। बिग हेड की मौत भी अलग तरह से होने वाली थी। वो एक ड्रॉ ब्रिज पर मारा जाता, लेकिन उस ब्रिज का एक्सेस नहीं मिला, इसलिए वो सीन भी गया। रूथ मार्टिनेज यानी पैम उस टाइम पर सच में कॉलेज में थी जब ये मूवी शूट हुई थी। इसे 29 दिनों के अंदर शूट किया गया था और जो क्लाइमैक्स था वो एक रात में शूट हुआ था। फिल्म के अंदर जो प्रॉप्स यूज हुए उनमें से ज्यादातर बड़ी कूपर ने अपने पास रख लिए थे। पैमला का रोल जिस एक्ट्रेस ने किया उन्हें ये रोल आखिरी मिनट पर मिला था, जब ओरिजिनल एक्ट्रेस ने एकदम से ये रोल करने के लिए मना कर दिया था, वो भी रिलीजियस रीजंस की वजह से। बिल हिचकॉक यानी रैल्फ को भी लास्ट मिनट पे कास्ट किया गया था। पूल के अंदर दूध डाला गया था ताकि पानी क्लाउडी दिखे। एटमॉस्फेयर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। मूवी के अंदर जो कार थी उसे शूटिंग के बाद बेच दिया गया था और नए ओनर ने उसे 3 दिन के अंदर ठोक कर खत्म भी कर दिया था। इस फिल्म का किल काउंट है 7। ये थे फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। फ्राइडे द 13th के दिन ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि सबसे खतरनाक किल इसमें कौन सी थी। बाकी सोचा तो और कुछ भी था, अगर वो भी बन गया तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। इतने में आप वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि यूट्यूब भी कोई बैड एस मूव दिखाए। इसके अलावा और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।